नमस्कार प्यारे साथियों, मैं एचएम गुरु मंत्र इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कल हमने 12th क्लास के इम्पोर्टेंट डेरिवेशंस की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति की थी। जिन भी बच्चों ने वह डेरिवेशन अभी तक नहीं देखा है तो मेरी रिक्वेस्ट है जाकर आप उसे भी देखें, काफ़ी महत्वपूर्ण डेरिवेशन था। इसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए आज का जो हमारा शीर्षक रहने वाला है वो है टर्मिनल विभवांतर। सेल का टर्मिनल विभवांतर, विद्युत वाहक बल व उसके आंतरिक प्रतिरोध में हम एक संबंध ज्ञात करने जा रहे हैं। पिछले डेरिवेशन की भांति मैं हर एक चीज़ को पहले बारीकी से आपको समझाऊंगा कि ये तीनों चीज़ें होती क्या है, टर्मिनल विभवांतर और विद्युत वाहक बल और वह आंतरिक प्रतिरोध। उसके पश्चात में इनको इतना आसान कर दूंगा कि पूरा डेरिवेशन आपको बहुत ही ज़्यादा हलवा लगने लगेगा। तो चलिए प्यारे साथियों शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सेल के अंदर धातु की दो छड़ें होती हैं। आपने केमिस्ट्री में इतना पढ़ा होगा, जिनमें से एक कैथोड और दूसरी एनोड। यहाँ पर हमारा ज़्यादा डीप में जाने का कोई सेंस नहीं बनता क्योंकि हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, ना कि केमिस्ट्री। देखिए भैया, ये दो धातु की छड़ हैं जिनको आप इलेक्ट्रोड के नाम से जानते हैं, तथा सेल के अंदर एक बना होता है घोल। सेल के अंदर सॉल्यूशन रहता है। अब यदि इन इलेक्ट्रोड से मैं कोई भी एक बल्ब लगा दूं, मान के चलिए मैंने एक बल्ब लगा दिया, तो वो बल्ब क्या होगा, जलने लगेगा। वो बल्ब क्या होगा, जलने लगेगा। होता क्या है दरअसल में, समझ लीजिए कि ये जो सेल है, सेल क्या करता है, सेल इसमें बह रहे आवेश को, सेल के अंदर जो आवेश होगा घोल के अंदर, वह इसके अंदर जो आवेश होगा तार के मुक्त इलेक्ट्रॉन के रूप में, उसको एक ऊर्जा देता है। और उसी ऊर्जा को ग्रहण करके ये क्या करने लग जाता है, इसके अंदर घोल के अंदर आवेश चलने लगता है और तार के अंदर इलेक्ट्रॉन चलने लगते हैं। अर्थात आवेश को एक ऊर्जा मिलती है और एकांक आवेश को जितनी भी ऊर्जा प्राप्त हो जाए सेल के द्वारा, उसे अंदर बहाने में और उसे बाहर सर्किट मतलब कि परिपथ में बहाने में, दोनों जगह बहाना है। कहाँ कहाँ बहाना है, यदि देखिए यहाँ पर मैं आवेश को एकांक कर दूं तो जो ईएमएफ है आपका विद्युत वाहक बल, वो ऊर्जा या कार्य के बराबर हो जाएगा। तो क्या कहेंगे कि एकांक आवेश को सेल के अंदर व सेल के बाहर परिपथ में प्रवाहित करने में जो ऊर्जा दी जाएगी सेल के द्वारा, वही उसका हो जाएगा ईएमएफ, यानी कि विद्युत वाहक बल। क्या करना है, एकांक आवेश को सेल के गोल के अंदर भी प्रवाहित करना है और बाहर भी। यही हमारा परिभाषा बनाने का तरीका होता है। क्लियर? ये हो गया आपका विद्युत वाहक बल। आप इससे अब भलीभांति रूबरू हो गए होंगे। अब दूसरा जो टर्म आता है हमारे सामने वो आता है टर्मिनल विभवांतर। देखिए सब कुछ क्या है, ये बल्ब जल रहा है। बल्ब क्यों जल रहा है, आवेश के प्रवाह के कारण। अब आवेश के प्रवाह के कारण चल रहा है तो अंदर भी आवेश बह रहा होगा, बाहर भी बह रहा होगा। एकांक आवेश को बहाने में जितनी ऊर्जा बैटरी दे दे वो विद्युत वाहक बल हो गया, अंदर भी प्लस बाहर भी। अब की बार मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, क्या कि सेल के अंदर कितना बह रहा है हमें मतलब नहीं रहेगा। सेल के अंदर आवेश को कितनी ऊर्जा दी गई है उससे हमें मतलब नहीं रखना। केवल परिपथ में एकांक आवेश को प्रवाहित करने में जो ऊर्जा दोगे वही क्या हो जाएगा, उसका टर्मिनल विभवांतर। मतलब कि जहाँ से टर्मिनल स्टार्ट होंगे केवल वहाँ से इस पूरे परिपथ में एकांक आवेश को प्रवाहित करने में जितनी भी ऊर्जा सेल दे देगा वही उसका हो जाएगा टर्मिनल विभवांतर। विद्युत वाहक बल में और टर्मिनल विभवांतर में अंतर केवल इतना है, इसमें ऊर्जा को सेल के गोल के अंदर वाली भी और जो परिपथ में बाहर हो रही है खर्च वो वाली भी, दोनों को आप कंक्लूड करेंगे। लेकिन
टर्मिनल विभवांतर में आपको केवल वह ऊर्जा ज्ञात करनी है जो केवल बाह्य परिपथ को दी जाती है, बाह्य परिपथ में जो बह रहा आवेश है उसको दी जाती है। और एकांक करने का सेंस ये रहता है कि जैसे ही मैं यहाँ पर Q का वैल्यू 1 कूलम करूँगा, B का वैल्यू W हो जाएगा। मतलब आवेश यदि एकांक होगा तो दी गई ऊर्जा और टर्मिनल विभवांतर बराबर हो जाएंगे। यही परिभाषा सर ने आपको कराई होगी। एकांक आवेश को परिपथ के बाह्य परिपथ में प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा या कृत कार्य ही टर्मिनल विभवांतर होता है। ये दोनों पॉइंट मैं उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ गए होंगे। तीसरा आपका टर्म बचा भैया क्या, आंतरिक प्रतिरोध। आंतरिक मतलब अंदर वाला। कौन से अंदर वाला, सेल के अंदर वाला। सेल के अंदर एक घोल है और इस घोल में भी आवेश को प्रवाह होना है। यदि आवेश का प्रवाह नहीं होगा तो ये बल्ब नहीं जलेगा। अब सेल में अंदर आवेश को प्रवाह होना है, लेकिन घोल के कारण आवेश के प्रवाह में एक विरोध आएगा। वो आवेश को क्या करेगा, रिस्ट्रिक्ट करेगा, रोकने की कोशिश करेगा। और उसी रुकावट का नाम होता है भैया आंतरिक प्रतिरोध। जिस प्रकार मैंने कल बताया था आपको कि इलेक्ट्रॉन के मार्ग में धनायन टक्कर मारते हैं, है ना, उसी प्रकार उसका प्रतिरोध हमने डिफाइन किया था। ठीक उसी तरह से घोल के कारण आवेश के मार्ग में अवरोध पैदा होगा। और वो किस किस चीज़ों पर निर्भर करता है, 4 चीज़ों पर निर्भर करता है। वो बाद का विषय हो गया। केवल आप इतना ध्यान रखेंगे, घोल के कारण आवेश को कठिनाई होगी एक सिरे से दूसरे सिरे में जाने में, और वही अवरोध और वही कठिनाई को कहते हैं आंतरिक प्रतिरोध। मैं उम्मीद करता हूँ तीनों चारों चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब डेरिवेशन की ओर आगे बढ़ते हैं। प्यारे साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डेरिवेशन में सबसे पहले हम एक सुंदर सा डायग्राम बनाते हैं। और ध्यान रखिए कि आप किसी भी बुक को फॉलो नहीं करेंगे। जो आपका माइंड कहेगा, जैसा आपको अच्छा लगेगा, जैसा आप डायग्राम में देखेंगे, वही थ्योरी को आप क्या करेंगे, अपनी नोटबुक में कॉपी करेंगे। एक तो पॉइंट रह जाता है तो बाद में जब आप डेरिवेशन को करते हैं तो वहाँ लिख सकती है जहाँ इसका अर्थ यह होता है। आप अपनी भाषा का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, उससे एग्जामिनर पर एक खास प्रभाव पड़ता है। आप ये ना हो कि आप डिट्टो एक ही भाषा को कॉपी करते चले जाएं। जैसे कि देखो, मैं अब इनमें संबंध ज्ञात करने जा रहा हूँ। एक चित्र बनाऊंगा, चित्र के हिसाब से ही आप बताना कि उसमें लिखना क्या है, और आप बिल्कुल ठीक बोल रहे होंगे। देखिए, यहाँ पर मैंने एक सेल लिया, क्योंकि सेल के अंदर घोल होता है, घोल के कारण एक प्रतिरोध होता है, उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। क्योंकि सेल के प्रतिरोध की बात चल रही है, भाई यहाँ पर ये प्रतिरोध कैसा लग रहा होगा कि भाई हो सकता है ये बल्ब हो सकता है ये कुछ और चीज़ हो। लेकिन क्योंकि हमें सेल का आंतरिक प्रतिरोध प्रदर्शित करना है तो इसको ऐसे डॉट 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 बॉक्स में बंद कर देंगे। इसका मतलब हो गया ये जो प्रतिरोध है ये सेल का आंतरिक प्रतिरोध है। अब मैंने क्या काम किया, इसके समांतर क्रम में वोल्टेज को चेक करने के लिए या फिर टर्मिनल विभवांतर को चेक करने के लिए एक वोल्टमीटर लगा दिया। आपने पढ़ा होगा, सर ने बताया होगा कि अगर वोल्टेज चेक करने हैं तो आपको जो वोल्टमीटर लगाना है समांतर क्रम में लगाना है। किसके समांतर क्रम में, एक प्रतिरोध ले लीजिए R, और यहाँ पर एक ले लीजिए भैया स्विच, और धारा को ज्ञात करने के लिए एक ले लेंगे एमीटर। ये वोल्टमीटर, ये एमीटर, ये स्विच के बना लीजिए। ये पूरा डायग्राम हो गया। ये एक सेल है, सेल का विद्युत वाहक बल E है, एक V प्रदर्शित करता है वोल्टमीटर को जो समांतर क्रम में लगाया है, जो इस प्रतिरोध पर वोल्टेज बता देगा। ये एक एमीटर है जो इस प्रतिरोध में बहने वाली धारा का मान बता देगा। स्विच का काम आप भली भांति जानते होंगे। चलिए, इस बात को यदि मैं शब्दों में लिखना चाहूँ तो देखो किस तरह से लिखूंगा। माना एक E वैद्युत वाहक बल की बैटरी, देखो ये रही बैटरी, इसका आंतरिक प्रतिरोध कितना है
स्मॉल आर है जिसका आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है, से क्या लगाया हमने, आर प्रतिरोध लगाया है, से आर प्रतिरोध को जोड़ा है। अब ये और रह गए, ये वाला प्रतिरोध के समांतर क्रम में कुंजी की सहायता से टर्मिनल विभवांतर ज्ञात करने के लिए वोल्टमीटर को जोड़ा गया है। तथा धारा को ज्ञात करने के लिए एमीटर प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। ये आपकी कंप्लीट थ्योरी हो गई। जो हमने चित्र में देखा वही हमने थ्योरी में लिख दिया। कार्रवाई आगे बढ़ाते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर एक बात ध्यान से समझेंगे। ये एक बैटरी लग रही है, ये क्या ज्ञात कर रहा है, ये टर्मिनल विभवांतर बताएगा, ये धारा के मान को बताएगा। यदि मैं इस परिपथ में कुल प्रतिरोध की बात करूं, सबसे पहले यदि मैं परिपथ का कुल प्रतिरोध बताऊं, कितना हो जाएगा भैया, एक ये रहा आर और एक ये रहा आर। आप कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर यहाँ पर धारा बढ़ रही है तो क्या ये समांतर में हो जाएंगे? जी नहीं होंगे। यहाँ पर देखिए वोल्टमीटर को समांतर क्रम में लगाया गया है, लेकिन जो धारा यहाँ इसमें आएगी वही धारा इसमें ही चली जाएगी छोटे वाले आर में। अर्थात ये दोनों एक दूसरे से श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। अर्थात जो कुल प्रतिरोध होगा वो आर प्लस बड़ा वाला आर हो जाएगा। यदि मैं ओम का नियम लगा दूं यहाँ पर, तो ओम के नियम से क्या कहता है ओम का नियम भैया? ओम के नियम से आप जानते हैं कि कुल विद्युत वाहक बल किसके बराबर हो जाएगा? कुल विद्युत वाहक बल उसके अंदर बहने वाली धारा, देखो जो मैंने आई से प्रदर्शित कर रखी है, आई, और टोटल प्रतिरोध उसके गुणनफल के बराबर हो जाएगा। बी बराबर आई आर वाला। यहाँ पर क्योंकि बी नहीं ई लग रहा है, ई वोल्ट की बैटरी लग रही है, तो यहाँ पर ई रहने देंगे। आई नेट करंट है और दोनों ये क्या है मिल करके कुल प्रतिरोध हो गए भैया। यदि मैं इसको आगे बढ़ाऊं तो E इज इक्वल टू आई स्मॉल आर प्लस आई कैपिटल आर। यहाँ पर फिर से देखिए आई आर किसको रिप्रेजेंट करेगा? आई आर दरअसल में यहाँ पर बहने वाली धारा और यहाँ पर बहने वाले प्रतिरोध का गुणनफल है। अर्थात ये बी बराबर आई आर, ये तो इस पर होने वाला टोटल वोल्टेज आ गया। अर्थात ये तो टर्मिनल विभवांतर की रीडिंग आ गई। अर्थात यहाँ पर इस आई आर की जगह पर हम बी भी लिख सकते हैं, क्योंकि ओम का नियम कहता है कुल धारा और उसके कुल प्रोडक्ट का जो मान होगा वो उस पर उत्पन्न विभवांतर के बराबर होगा। इस पर कितना उत्पन्न विभवांतर होगा? इसके टर्मिनल विभवांतर के बराबर होगा। तो आप यहाँ पर आई आर प्लस में बी करेंगे, जो कि ई का वैल्यू आया है, या
बी का वैल्यू ई माइनस आई आर, यही संबंध होता है। और इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे। यहाँ तक की क्रियाविधि आपको समझ में आ गई होगी। ये यहाँ पे मैंने पक्षांतर कर दिया। इस चीज को देखेंगे और इससे एक रिजल्ट निकालेंगे। क्या संबंध प्राप्त हो गया? ये टर्मिनल विभवांतर, ये सेल का विद्युत वाहक बल, ये हो गया इसका आंतरिक प्रतिरोध। और इसको थोड़ा सा और सॉल्व करके इसका दूसरा रूप भी हम तुम्हें दिखाने वाले हैं। देखिए प्यारे बच्चों, पहली जो कंडीशन इस सूत्र से मैं देख पा रहा हूं वो क्या है कि यदि धारा का मान बढ़ता चला जाए, यदि धारा का मान बढ़ेगा तो विद्युत वाहक बल से ज़्यादा घटाना पड़ेगा। जब ज़्यादा से ज़्यादा घटाना पड़ेगा अर्थात इस V का मान घटने लगेगा। पहली बात ये हो गई कि यदि धारा कंज्यूम आप परिपथ में ज़्यादा कराते हैं, धारा का मान ज़्यादा कंज्यूम कराएंगे परिपथ में, अगर आप ज़्यादा बड़ा प्रतिरोध लगाएंगे तो टर्मिनल विभवांतर का मान कम हो जाएगा। कारण ये रहा, जैसे ही धारा का मान यहाँ बढ़ेगा तो सेल के विद्युत वाहक बल से हमें ज़्यादा राशि घटानी पड़ेगी, ज़्यादा घटानी पड़ेगी अर्थात टर्मिनल विभवांतर का मान कम होने लगेगा। पहला यहाँ से रिजल्ट हो गया, धारा का मान यदि परिपथ में अधिक होगा तब टर्मिनल विभवांतर का मान घटेगा। दूसरी स्थिति, यदि इस सूत्र को आप देख रहे हैं, इस संबंध को आप देख रहे हैं, यदि धारा का मान, यदि मान के चलिए मैं 0 कर देता हूँ, 0 कर देता हूँ, उस सूरत में क्या होगा? तो आप देख रहे हैं पूरा टर्म 0 हो जाएगा और B और E आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर। अर्थात मैं कह सकता हूँ कि मैंने स्विच को ऑफ कर दिया है। जैसे ही मैं स्विच को ऑफ करूंगा परिपथ में कोई धारा नहीं बहेगी, और जैसे ही परिपथ में धारा नहीं बहेगी उस सूरत में टर्मिनल विभवांतर और सेल का विद्युत वाहक बल बराबर हो जाएंगे, क्योंकि I का वैल्यू आपको 0 रखना पड़ेगा। क्या भैया पॉइंट क्या बनाना है कि यदि स्विच ऑफ हो तो टर्मिनल विभवांतर वे विद्युत वाहक बल आपस में बराबर होंगे। यहाँ पर आप रख सकते हैं B का वैल्यू E माइनस का होता है I की जगह पर रखोगे 0, सब मामला यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो B का वैल्यू E के बराबर आ जाएगा। ये दो बातें आपके मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होंगी। और इसको थोड़ा सा और देखो, गणित में हम इसको और क्या सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसी समीकरण को देखो, पक्षांतर करें। यदि मैं इस IR को इधर लेके आऊँगा, इस IR को इधर लेके जाऊँगा, B को इधर लेके जाऊँगा, तो IR माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा IR। E वहीं रहने दिया और B यहाँ प्लस का है तो यहाँ पर जाएगा माइनस में। क्लियर हो गया होगा ये बिंदु। उसके पश्चात यदि मैं R को यहीं छोड़ दूँ तो E माइनस B डिवाइडेड बाई I हो जाएगा। ये केवल पक्षांतर किया है, यहाँ तक मैंने, यहाँ पर गुणनफल में है तो यहाँ भाग मिल जाएगा। लेकिन ओम के नियम से आप एक बात जानते हैं, क्या भैया? ओम के नियम से क्या बात जानते हैं कि B इज इक्वल टू IR होता है, अर्थात I का वैल्यू B अपॉन R होता है। ये वैल्यू आप यहाँ पर डालेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर डालेंगे तो देखिए एक खूबसूरती और आ जाएगी, आपका जो आंतरिक प्रतिरोध है वो सीधा सीधा उसका सूत्र बन जाएगा। तो R का वैल्यू E माइनस B अपॉन में R। अगर इसको आगे और सॉल्व करूं तो देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं E बट्टे B माइनस 1, और ये यहाँ भाग में है तो ऊपर पहुंच जाएगा, क्या हो जाएगा R। अर्थात
आंतरिक प्रतिरोध होगा, कैसे निकाल सकते हैं हम उसको जल्दी से, E/B-1 इंटू में बड़ा वाला R। ये सेल के आंतरिक प्रतिरोध को ज्ञात करने का तरीका हो गया। धन्यवाद। यही हमें आज के जो डेरिवेशन में प्रूव करना था, सेल के आंतरिक प्रतिरोध, विद्युत वाहक बल और टर्मिनल विभवांतर में संबंध। और प्यारे साथियों, यदि आपको कोई भी समस्या हो, कोई भी चीज़ समझ में ना आए, तो आप अपना कीमती सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।